Good evening, friend. Today I am going to show you a case of a 45-year female who is suffering from a condition like achalasia cardia or esophageal constriction. ये esophageal constriction या achalasia cardia क्या होता है? बेसिकली ये होता है कि जो हम खाना खाते हैं वो खाना हमारा एसोफेगस से स्टमक के अंदर जाता है, लेकिन अगर हम जो खाना खाते हैं वो स्टमक के अंदर ना जाए और उल्टा रिगर्जिटेट कर जाए खाना, यानी जो हम खाना खाए वो स्टमक के अंदर ना जाके वो यहाँ से आके उल्टा फिर रिगर्जिटेट हो गया, यानी खाना फिर से वापस आ गया, यानी स्टमक के अंदर एंटर ही नहीं हो पा रहा है खाना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्लेशिया कार्डिया या एसोफेजियल कंस्ट्रिक्शन। इस महिला को पिछले 10 साल से ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब तो कंडीशन ऐसा हो गया है कि थोड़ा सा लिक्विड खाना भी अगर खाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सूप वगैरह भी खाने का प्रयास करते हैं, तो वो भी खाया नहीं जा रहा था, वो भी रिगर्जिटेट हो रहा था, वापस आ रहा था, स्टमक में एंटर ही नहीं हो पा रहा था। तो ये क्यों होता है? ये बेसिकली क्या होता है, मैं आपको जस्ट सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। अब मैं आपको डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ये असल में क्या है। तो एक्लेशिया कार्डिया क्या होता है? ये है हमारा एसोफेगस, ठीक है, ये नॉर्मल है। ये देखिए खाना यहाँ से एंटर होता है, ठीक है, ये जगह थोड़ा सा नैरो ही होता है, ये जगह पर्टिकुलरली नॉर्मल कंडीशन में भी थोड़ा सा नैरो होता है। जो खाना हमारा एंटर होता है स्टमक में थोड़ा जगह नैरो होता है, लेकिन जब ये नॉर्मल कंडीशन एक्लेशिया कार्डिया में कन्वर्ट हो जाता है तो ये बिल्कुल चिपक जाता है और ये खुलता भी नहीं है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं खुलता। यहाँ का जो मसल्स है वो मसल का अंदर एक हम लोग बोल सकते हैं कि स्पैज़म आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं, यानी ये पूरी तरह चिपक जाता है, ठीक है ना। अब इस तरह का कंडीशन क्यों किसी के अंदर डेवलप हो सकता है? तो मॉडर्न साइंस अभी तक इसका ऊपर कोई ठोस कारण अभी तक किसी को बताया नहीं है, कुछ बोल नहीं पाया है। तो ये कंडीशन अभी तक इडियोपैथिक है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है कि जिस पेशेंट के अंदर डायबिटीज मेलाइटस होता है, ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है बहुत दिन से, तो उन पेशेंट के अंदर इस तरह कंडीशन डेवलप हो भी सकता है, होगा ही ऐसा नहीं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज मेलाइटस है बहुत दिन से, बहुत साल से, लेकिन फिर भी उनका अंदर डेवलप नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये होगा ऐसा नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि हाँ, कुछ पेशेंट मेरे पास जो आए हैं उनका अंदर डायबिटीज मेलाइटिस के साथ साथ ये प्रॉब्लम थी। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं डायबिटीज के कारण से ये चीज़ डेवलप हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज में मसल में प्रॉब्लम आता है, मसल में स्पाज्म हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि हम लोग इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न साइंस में एलोपैथी के पास इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्योंकि मॉडर्न साइंस के पास अगर इसका कोई इलाज हुआ रहता तो इस पेशेंट को मेरे पास आने की मोहलत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे पास आने से पहले कई बड़ी जगहों पे ये ऑलरेडी जा चुके थे। मणिपाल इंस्टीट्यूशन के पास जा चुके हैं, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के पास जा चुके हैं, लेकिन कुछ खास परिणाम नहीं पड़ा इनका अंदर, प्रॉब्लम वैसे का वैसा ही रहा, बल्कि बद से बदतर हो रहा है कंडीशन। पहले एटलीस्ट लिक्विड खाना खा रहे थे, मिल्क के साथ बिस्किट को घोल के या चावल को साथ दाल को घोल के वो ले रही थी, लेकिन अब तो ये भी नहीं खा पा रही है, अब ये भी खाना रिगर्जिटेट हो रहा है, कंडीशन अभी इतना खराब हो गया है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? ये पेशेंट आज से 4 महीना पहले मेरे पास आए थे ट्रीटमेंट कराने के लिए। इनका किसी फ्रेंड ने इनको कहा कि एक बार डॉक्टर साहब से बात करके देखो, और उनको मेरा नंबर दिया। तो पेशेंट ने मुझे कॉन्टैक्ट किया अपनी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। तो इनका ट्रीटमेंट चलते हुए बेसिकली 4 महीना हुआ है। अब 3rd टाइम का मेडिसिन इनका जाएगा कल। तो पेशेंट को इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, बेशक इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया है, कम से कम 60% 70% तक पेशेंट को इम्प्रूवमेंट हो गया है 4 महीने में। पहले 2 महीने में इम्प्रूवमेंट कुछ खास नहीं हुआ था, कम इम्प्रूवमेंट हुआ था, लेकिन इस बार का 2 महीने में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया, 60% तक पेशेंट को इम्प्रूवमेंट हो गया है। ये आप उनका बातों से पता लगा सकते हैं। जो पेशेंट लिक्विड खाना तक नहीं खा पा रहे थे, लिक्विड खाना भी इनका स्टमक के अंदर एंटर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था, रिगर्जिटेट हो रहा था, वापस आ रहा था खाना। अब उस पेशेंट का अंदर 4 महीने का ट्रीटमेंट करके कम से कम हम इनको इस काबिल बना दिए हैं कि वो दाल चावल आलू सब्जी वो खा पा रही है, बड़े आराम से खा पा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। अब इनको कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा है रोटी खाने में,
मीट खाने में इनको प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि वो सख्त चीज़ है। लेकिन चावल में, आलू में, दाल में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अब मुद्दे पे बात करते हैं कि इस पेशेंट को कौन सा मेडिसिन दिया गया, पर्टिकुलरली कौन सा मेडिसिन है जो कि इस पेशेंट को इतना अच्छा इंप्रूवमेंट दिला दिया, वो कौन सा मेडिसिन है। सो माय डियर फ्रेंड, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि होम्योपैथी में प्रॉब्लम कुछ भी हो, कोई फिक्स मेडिसिन नहीं होता है। वी ट्रीट द पेशेंट नॉट अ डिजीज। हम लोग रोगी को ठीक करते हैं, रोग को नहीं, क्योंकि रोगी को ठीक कर देंगे तो उसका अंदर जो जो रोग रहेगा वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। वाइटल फोर्स को बढ़ा देंगे, जीवनी शक्ति को बढ़ा देंगे, तो शरीर खुद ब खुद आपका अंदर जो भी रोग है उसको बाहर निकाल के खुद फेंक देगी। तो जीवनी शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें एक मेडिसिन का दरकार पड़ता है। वो कौन सा मेडिसिन होगा वो डिपेंड करता है आपका लक्षण के ऊपर। लक्षण क्या क्या रहता है, जैसे कि आप लोग पता होगा, जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा ही किस तरह का लक्षण, क्या क्या लक्षण होता है। तो इस पेशेंट को मैंने कॉस्टिकम प्रिस्क्राइब किया था। इस पेशेंट को मैंने कॉस्टिकम ही क्यों प्रिस्क्राइब किया था, तो बेशक कुछ कारण होगा, बिना कारण का तो मैं कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता नहीं हूँ। तो कारण क्या है चलिए जान लेते हैं। पेशेंट का आप शीट देख पा रहे हैं, केस टेकिंग का शीट। कॉस्टिकम प्रिस्क्राइब किया था 5/11/2023 को, लेकिन कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था। मैं लिख के भी रखा हूँ, इंप्रूवमेंट इज़ वेरी स्लो। तो मैंने कॉस्टिकम 0/8, 9, 10, 11 दिया था आज से 2 महीना पहले। आज पेशेंट आए हैं 14/3/2024 को, 60% इंप्रूवमेंट हो गया है इनको। फिर से मैंने इनको कॉस्टिकम 12, 13, 14, 15 में दिया हूँ, मॉर्निंग इवनिंग फॉर नेक्स्ट 2 मंथ। क्यों दिया हूँ कॉस्टिकम, अब ये देख लीजिए। कॉस्टिकम का जो पेशेंट होता है यह है चिली पेशेंट। तो चिली पेशेंट है ये, डिज़ायर फॉर मीट। कॉस्टिकम का पेशेंट मीट खाने का इनको शौक बहुत ज़्यादा रहता है। मीट, सॉल्ट, चिली, ये फिश भी, ये 4 चीज़ें कॉस्टिकम का पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। अवर्शन फॉर स्वीट एंड मिल्क, मीठा खाने का शौक बिल्कुल भी नहीं है कॉस्टिकम का पेशेंट को। कॉस्टिकम का पेशेंट स्वीट को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इनको स्वीट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। ठीक है। इसके बाद अब आ जाइए यूरिन। इनका जो पेशाब है वो कंट्रोल नहीं होता है। अगर थोड़ा सा छींकने पे, खांसने पे इनवॉलेंट्री इनको पेशाब हो जाता है, ये एक कॉस्टिकम का सिम्टम है। प्रस्पिरेशन इनको होता है, थोड़ा सा पसीना ज़्यादा आता है, ये एक हो गया। इसके बाद स्लीप डिस्टर्ब, नींद इनको ठीक से नहीं आता है। सोने का प्रयास करते हैं, बेड पे जाते हैं, लेकिन करवट बदलते रहते हैं, लेकिन इनको नींद नहीं आता है। ये कॉस्टिकम का और एक की सिम्टम होगी। उसके बाद ड्रीम्स ऑफ थीप्स, यानी चोर का सपना आया करता है इनको, ये भी कॉस्टिकम का सिम्टम हो गया। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, इनका बॉडी में बहुत सारा वार्ड्स, मस्से, बहुत सारा मस्से थे, चेहरे पे थे और भी अलग अलग जगह पे मस्से थे। इसके छोड़कर जो पेशेंट था वो बहुत सिंपैथेटिक था, दया भावना इनका अंदर बहुत ज़्यादा था। इसको छोड़कर एंजाइटी, डिप्रेशन, एंजाइटी यानी छोटी सी बात को लेकर टेंशन में बहुत ज़्यादा पड़ जाते थे, बहुत ज़्यादा सोचते थे छोटी सी बात को लेके, तो एंजाइटी का प्रॉब्लम इनका अंदर था। और कॉस्टिकम का जो पेशेंट होता है इनका अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सभी सिम्टम्स को देखते हुए मैंने पेशेंट को कॉस्टिकम प्रिस्क्राइब किया था। सिम्टम जो मैंने मेरे शिक्षण से पता किया है वो ये है कि कॉस्टिकम जो मेडिसिन है ये पैरालिसिस की भीतर अच्छा काम करती है। तो यहाँ जो कंडीशन है ये पैरालिसिस से कुछ कम नहीं है। यहाँ एक पर्टिकुलर छोटी सी मसल में यहाँ स्पैज़म हो रहा है, वो काम नहीं कर रहा है ठीक से। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि वहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ पर्टिकुलर छोटी सी जगह पे मसल में पैरालिसिस पैदा हुआ होगा, तभी जाके वो काम नहीं कर रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा है। माय डियर फ्रेंड, ये केस आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।